Hey everyone, welcome back. Welcome to this Ultimate System Design Playlist Series. तो ये वीडियो इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम देखेंगे लोड बैलेंसिंग, इट्स टाइप्स एंड सम ऑफ द लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स। तो स्टार्ट करते हैं और एक बार डिस्कस करते हैं कि इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा API गेटवे वर्सेस लोड बैलेंसर और साथ ही साथ हमने देखे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि इफ़ API गेटवे इज़ अ सिंगल एंट्री पॉइंट देन हाउ डज़ इट हैंडल मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट। और हमने देखा कि एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में पहले API गेटवे आता है या लोड बैलेंसर। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। तो लास्ट लेक्चर से आपको लोड बैलेंसिंग का एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं इसे थोड़ा डेप्थ में, हम इसके कुछ टाइप्स को समझते हैं, हम लोड बैलेंसिंग को अचीव करने की कुछ एल्गोरिदम्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक बार कि लोड बैलेंसिंग होता क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि हम हमारी माइक्रो सर्विसेज को इंडिविजुअली स्केल कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास हमारा कोई लेट्स से चैटिंग एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे हमारे पास एक चैट सर्विस होगी। तो हमारे पास यहाँ पे एक चैट सर्विस होगी। तो अब हम इस चैट सर्विस को इंडिविजुअली स्केल कर सकते हैं और इसे इंडिविजुअली स्केल करने की नीड क्या है कि लेट्स से हमारी जो चैट सर्विस पे है उस पर काफ़ी सारा ट्रैफिक आने लग गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा सिस्टम स्लो हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस चैट सर्विस को इंडिविजुअली स्केल कर सकते हैं। इंडिविजुअली स्केल करने का मतलब क्या है कि हम इसे हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। हम एक नई चैट सर्विस का इंस्टेंस बना सकते हैं। लेट्स से ये हो गया हमारा चैट सर्विस का फर्स्ट इंस्टेंस, ये हो गया हमारा चैट सर्विस का सेकंड इंस्टेंस। तो बेसिकली हमने क्या किया कि पहले हमारी जो चैट सर्विस थी वो एक सर्वर पे चल रही थी। अब हमने उसके लिए चैट सर्विस के लिए एक और सर्वर बढ़ा दिया। तो हमने बेसिकली हमारी चैट सर्विस को हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया। तो ये हमने देखा था कि हम हमारी सर्विस को इंडिविजुअली स्केल कर सकते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यूज़र की रिक्वेस्ट को हमें किस चैट सर्विस के इंस्टेंस पे राउट करना है। लेट्स से कि एक यूज़र है और इस यूज़र को एक मैसेज भेजना। लेट्स से कि ये यूज़र A है और हमारे पास ये यूज़र B है। तो लेट्स से कि इस यूज़र A को एक मैसेज भेजना है यूज़र B को M1 मैसेज। तो अब क्या ये यूज़र A डायरेक्ट इस यूज़र B को मैसेज भेज सकता है? नहीं भेज सकता। तो इन दोनों के कम्युनिकेशन के लिए हमें एक सर्वर की नीड पड़ेगी। तो ये हमारा एक सर्वर हो गया और ये हमारा सर्वर हमारी चैट सर्विस को मैनेज कर रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक चैट सर्विस है। तो हमें इन दोनों के कम्युनिकेशन के लिए एक चैट सर्विस या एक सर्वर की नीड है। तो इनका कम्युनिकेशन कैसे होगा कि सबसे पहले ये यूज़र A इस M1 मैसेज को इस सर्वर को देगा और उसको बताएगा कि मुझे इस मैसेज को यूज़र B को पहुंचाना है। तो ये सर्वर इस मैसेज को यूज़र B को दे देगा। तो ऐसे करके इनका कम्युनिकेशन होगा। अब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस यूज़र A को यदि यूज़र B को मैसेज भेजना है तो उसको वाया सर्वर जाना पड़ेगा, मतलब उसे पहले इस सर्वर को मैसेज देना पड़ेगा। तो इस सर्वर को मैसेज देना पड़ेगा और अब हमने देखा कि हमारे पास चैट सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। लेट्स से एक हमारे पास ये चैट सर्विस का फर्स्ट इंस्टेंस है चैट 1 और एक हमारे पास ये सेकंड इंस्टेंस है और ये हमारा यूज़र A है। इसको मैसेज भेजना है, लेट्स से M1 मैसेज भेजना है यूज़र B को। तो यहाँ पे लेट्स से हमारा हो गया यूज़र B। तो अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इस यूज़र की रिक्वेस्ट को, इस यूज़र A की रिक्वेस्ट को किस माइक्रो सर्विस इंस्टेंस पे भेजना है या किस सर्वर पे भेजना है। तो उसके लिए हमारा आता है लोड बैलेंसर। ये लोड बैलेंसर बेसिकली क्या करता है, ये हमारे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू मल्टीपल माइक्रो सर्विस इंस्टेंसेस। ये हेल्थ चेक करता है कि कौन सी हमारी माइक्रो सर्विस इंस्टेंस
एक्टिव है, एक्टिव नहीं है, और ये ट्रैफिक को देखता है कि कौन सी माइक्रो सर्विस इंस्टेंस ट्रैफिक ले रही है और कौन सी माइक्रो सर्विस इंस्टेंस ट्रैफिक लेने के लिए अवेलेबल है। तो ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि यूज़र की रिक्वेस्ट को किस माइक्रो सर्विस इंस्टेंस पे राउट करना है। तो बेसिकली लोड बैलेंसर का काम क्या है कि ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमॉन्ग मल्टीपल माइक्रो सर्विस इंस्टेंसेस। तो ये यूज़र रिक्वेस्ट करेगा एक पोस्ट रिक्वेस्ट और ये बोलेगा कि मुझे इस M1 मैसेज को यूज़र B को भेजना है। तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, लेट्स से कि यदि ये चैट 2 ये वाला इंस्टेंस हमारा डाउन है, या हम कह सकते हैं कि अभी ट्रैफिक लेने के लिए रेडी नहीं है, तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा कि ये इस यूज़र A की रिक्वेस्ट को इस चैट सर्विस 1 इंस्टेंस को दे देगा, और फिर ये चैट सर्विस ये वाला सर्वर हमारा इस रिक्वेस्ट को भेज देगा यूज़र B को। तो इसके लिए हम वेब सॉकेट कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, तो जो कि मैंने हमारे सिस्टम डिज़ाइन प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट वेब सॉकेट कम्युनिकेशन, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोज़। तो ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग वेब सॉकेट कम्युनिकेशन इन डेप्थ। तो ऐसे करके लोड बैलेंसर हमारा ट्रैफिक को राउट करने में हेल्प करता है टू मल्टीपल माइक्रो सर्विस इंस्टेंसेस। तो ये हो गया हमारा लोड बैलेंसर। अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ लोड बैलेंसर के टाइप्स। तो हमारे पास लोड बैलेंसर के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है L4 लोड बैलेंसर और एक होता है हमारा L7 लोड बैलेंसर। अब ये L4 और L7 क्या है, तो हमने कॉलेज डेज में कंप्यूटर नेटवर्क्स में OSI मॉडल पढ़ा। हमने देखा कि उस OSI मॉडल में हमारे पास 7 डिफरेंट लेयर्स होती है। पहली हमारा फिजिकल लेयर होती है, फिर हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हमारी 4th लेयर होती है। उसके बाद हमारे पास सेशन लेयर होती है, हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, और लास्ट में हमारे पास एक 7th लेयर विच इज़ एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारे पास 7th लेयर एक एप्लीकेशन लेयर होती है। तो ये हमारे OSI मॉडल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब हम हमारे लोड बैलेंसर्स को, ये L4 लोड बैलेंसर को और L7 लोड बैलेंसर को नाम से ही समझ सकते हैं। इस L4 लोड बैलेंसर का मतलब है कि हमारे OSI मॉडल के 4th लेवल पे या 4th लेयर पे काम करता है, विच इज़ अवर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये हमारा L4 लोड बैलेंसर ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, और जो हमारा L7 लोड बैलेंसर है वो इस एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो अब एक एक करके इन लोड बैलेंसर्स के टाइप को समझते हैं, L4 और L7 को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं L4 लोड बैलेंसर से। तो ये जो हमारा L4 लोड बैलेंसर होता है ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। और अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। हमारे पास एक TCP प्रोटोकॉल होता है, हमारे पास UDP प्रोटोकॉल होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये L4 लोड बैलेंसर है ये TCP और UDP लेवल पे काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा L4 लोड बैलेंसर है ये HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स, कि हमने लेट से रिक्वेस्ट के साथ कुछ हेडर पास किया, तो ये ना तो HTTP रिक्वेस्ट को समझता है, ना हेडर्स को समझता है, ये कुकीज़ को नहीं समझता, ये HTTP पाथ को नहीं समझता। तो बेसिकली ये जो हमारा L4 लोड बैलेंसर है ये TCP UDP लेवल पे काम करता है। इस वजह से उसे वो ना तो ये HTTP रिक्वेस्ट को रीड कर सकता है, ना हेडर्स को रीड कर सकता है, ना कुकीज़ को रीड कर सकता है, ना ही HTTP पाथ को रीड कर सकता है। लेट्स से कि हमारे पास एक ऐसा कोई पाथ है /API/v1/order। तो ये हमारा L4 लोड बैलेंसर इस डेटा को रीड नहीं कर पाएगा। तो फिर ये कैसे पता लगाएगा कि हमें यूज़र की रिक्वेस्ट को कहाँ राउट करना है। तो ये L4 लोड बैलेंसर क्या करता है, ये कुछ चीज़ें नोटिस करता है। ये देखता है सोर्स का IP एड्रेस,
हमारे सोर्स का या क्लाइंट का आईपी एड्रेस, पोर्ट, ये देखता है डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और पोर्ट, और ये देखता है प्रोटोकॉल, वेदर इट इज़ अ टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे ये L4 लोड बैलेंसर डिसाइड करता है कि यूज़र की रिक्वेस्ट को कहाँ राउट करना है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक चैटिंग एप्लीकेशन है और उस चैटिंग एप्लीकेशन में हमारे पास एक चैट सर्विस है और उस चैट सर्विस को हमने हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया। तो अब हमारे पास चैट सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। हमारे पास चैट सर्विस का ये फर्स्ट इंस्टेंस है, सेकंड इंस्टेंस है एंड थर्ड इंस्टेंस है, और ये तीनों चैट सर्विसेज हमारी डिफरेंट सर्वर्स पे रन हो रही हैं। हमारे पास सर्वर 1 है, सर्वर 2 है और सर्वर 3 है। तो इन तीनों सर्वर के अपने अपने आईपी एड्रेस हैं, राइट। और हमने क्या किया कि हमने इस चैट सर्विस को हर सर्वर में 5000 पोर्ट पे रन किया। तो ये हो गया हमारा चैट सर्विस के बारे में। अब लेट्स से कि हमारे पास एक क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है, तो उस क्लाइंट का भी कुछ आईपी एड्रेस होगा, क्लाइंट डिवाइस का भी आईपी एड्रेस होगा। तो लेट्स से ये उसका एक कोई आईपी एड्रेस है और लेट्स से एक ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है जो ओएस ने उसे असाइन की। अब यहाँ पे हमारा L4 लोड बैलेंसर है। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो क्लाइंट, हमने जैसे देखा कि L4 लोड बैलेंसर को ट्रैफिक को राउट करने के लिए ये कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करता है। उसमें सबसे पहला है सोर्स आईपी एड्रेस और पोर्ट, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और पोर्ट, और टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल। तो इनके बेसिस पे ये फाइंड आउट करता है। अब ये हमारी चैट सर्विस है। तो अब जैसे ही कोई यूज़र उस चैटिंग एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो ये हमारा क्लाइंट जो है वो चैट सर्विस के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली हमारी ये रिक्वेस्ट, हमारा ये चैट सर्विस इन्वोक होगा। तो अब हमारे पास चैट सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, सबसे पहले ये क्लाइंट के आईपी एड्रेस को देखेगा, उसके पोर्ट को देखेगा, और उसके बाद ये इस रिक्वेस्ट को लेगा और फिर ये डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सा माइक्रो सर्विस इंस्टेंस अवेलेबल है, कौन सा डाउन नहीं है। और उसके बाद ये डिसाइड करने के बाद वो उस डेस्टिनेशन एड्रेस पे, लेट्स से सेकंड वाले इंस्टेंस पे, ये इस यूज़र की रिक्वेस्ट को राउट कर देगा। अब उस रिक्वेस्ट में कुछ भी हो सकता है। उस रिक्वेस्ट में हो सकता है कि रूम क्रिएट करो, मैसेज सेंड करो, या कोई रूम है, ऑलरेडी रूम है, उसको ज्वाइन करो। तो ऐसे रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, पर ये रिक्वेस्ट से ये L4 लोड बैलेंसर एकदम अनजान है, उसे ये समझ नहीं आएगा कि ये इसका मतलब क्या है। वो बेसिकली क्या करेगा, ये L4 लोड बैलेंसर क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगा और कोई एक डेस्टिनेशन सर्वर पे रिक्वेस्ट को राउट कर देगा। अब ये चैट सर्विस हैंडल कर लेगा कि इस रिक्वेस्ट के साथ क्या करना है, हमें क्या कोई नया रूम क्रिएट करना है, मैसेज सेंड करना है, नया रूम ज्वाइन करना है। तो उस चैट सर्विस ये डिसाइड कर लेगा। लोड बैलेंसर, L4 लोड बैलेंसर सिर्फ क्या करेगा कि ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा। लेट्स से इस L4 लोड बैलेंसर ने डिसाइड किया कि ठीक है, यूज़र की रिक्वेस्ट को मैं इस सर्वर 2 पे राउट करूँगा। तो ये यहाँ पे एक क्लाइंट का इस सर्वर 2 के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। लेट्स से TCP कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो अब ये L4 लोड बैलेंसर सिर्फ पैकेट्स को डेटा पैकेट्स को सेंड होते हुए देखेगा, लेट्स से ऐसे कुछ फॉर्म में जहाँ वो डेटा को रीड ही नहीं कर पाएगा। तो ये सिर्फ डेटा पैकेट्स को सेंड होते हुए देखेगा। और अब ये यूज़र, लेट्स से ये जो क्लाइंट है, ये हमारा यूज़र A है। तो अब इस यूज़र A का बेसिकली इस क्लाइंट का और इस सर्वर 2 का TCP कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। तो अब ये यूज़र A कोई भी मैसेज सेंड करेगा तो वो मैसेज हर बार इस चैट सर्विस 2 या सर्वर 2 पे जाएगा, जब तक हम कनेक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करते या कनेक्शन को ख़त्म नहीं करते। तो हर बार ये इस यूज़र A की रिक्वेस्ट जो होगी वो हमेशा इस चैट सर्विस 2 पे जाएगी। तो ये होता है हमारा L4 लोड बैलेंसर। तो इस लोड बैलेंसर को हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस क्लर्क
हु ओनली लुक्स एट द एनवलप्स फ्रॉम एड्रेस एंड टू एड्रेस, मतलब कहाँ से ये एनवलप को कहाँ तक जाना है, एनवलप के अंदर क्या है, ये L4 लोड बैलेंसर को उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसे देखेगा नहीं और उसे जानना भी। तो लेट्स से कि हमारे पास एक यूज़र है, लेट्स से यूज़र ए है और एक हमारे पास यूज़र बी है। अब लेट्स से कि ये यूज़र ए है, इसको हाई मैसेज भेजना है इस यूज़र बी को, और हमारे पास लेट्स से चैट सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। हमारे पास एक ये इंस्टेंस है, एक चैट सर्विस 2 है और एक चैट सर्विस का हमारे पास थर्ड इंस्टेंस है। तो अब ये जो हमारा L4 लोड बैलेंसर होगा वो सिंपली क्या करेगा कि ये सिंपली यूज़र ए की रिक्वेस्ट को लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि उस रिक्वेस्ट में क्या है, ये सिंपली इसकी रिक्वेस्ट को लेगा, ये इसका पोर्ट और आईपी एड्रेस देखेगा और फिर ये डिसाइड कर लेगा L4 लोड बैलेंसर कि इन तीनों में से कौन से सर्वर से कनेक्ट करना है, यूज़र ए का कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। लेट्स से उसने सर्वर 2 को सिलेक्ट किया, तो ये लोड बैलेंसर 4 ने यूज़र ए का इस सर्वर 2 के साथ टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये यूज़र ए जो है ये अपने हाई के मैसेज को भेज सकता है इस सबसे पहले इस चैट सर्विस 2 को और फिर चैट सर्विस 2 इसे भेज देगा यूज़र बी को। तो यहाँ पे इस लोड बैलेंसर 4 को कोई मतलब नहीं है कि उस मैसेज में क्या था, HTTP रिक्वेस्ट जो थी वो क्या थी, उससे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है उस रिक्वेस्ट के पाथ से, हेडर से, कुकीज़ से। उसने सिंपली पोर्ट लिया और आईपी एड्रेस लिया इस क्लाइंट का और उसका कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया विद अवर वन ऑफ द सर्वर। तो ये काम था हमारे लोड बैलेंसर 4 का। अब हमारे पास रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, लेट्स से /API/v1 क्रिएट रूम या फिर हो सकती है लेट्स से सेंड मैसेज। तो जो हमारा लोड बैलेंसर 4 है उनको इनसे कुछ मतलब नहीं है कि इस रिक्वेस्ट में, इन रिक्वेस्ट में क्या है, उसको इससे कुछ मतलब नहीं है। वो सिंपली यूज़र ए का कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा इस सर्वर के साथ या कोई भी सर्वर के साथ, चैट सर्विस के सर्वर के साथ, और उसके बाद हमारे चैट सर्विस में ऑब्वियसली लॉजिक होगा इन केसेस को हैंडल करने का, एक नए रूम को क्रिएट करने का, एक मैसेज को सेंड करने का। तो हमारे पास चैट सर्विस में ये लॉजिक इम्प्लीमेंटेड होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी वो हैंडल कर लेगा ये हमारा चैट सर्विस। हमारा लोड बैलेंसर 4 जो है वो सिंपली कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा इस यूज़र और वन ऑफ द सर्वर के बीच में। तो ये होता है हमारा लोड बैलेंसर 4। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप विच इज़ अवर लोड बैलेंसर L7 लोड बैलेंसर। तो ये हमारा L7 लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल होता है, हमारे पास HTTPS है, हमारे पास वेब सॉकेट्स हैं। तो ये जो L7 लोड बैलेंसर है ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और उस लेयर में हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल है, हमारे पास HTTPS है, हमारे पास वेब सॉकेट्स है। तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा L7 लोड बैलेंसर है वो इस HTTP को भी समझता है, HTTPS को भी समझता है, वेब सॉकेट्स कनेक्शन को भी समझता है, जो कि हमने नहीं देखा था L4 लोड बैलेंसर में। वो ना HTTP को समझ पा रहा था, ना इसके हेडर्स को, कुकीज़ को, HTTP पाथ को। तो वो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं समझ पा रहा था। लेकिन ये जो L7 लोड बैलेंसर है ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा L7 लोड बैलेंसर है वो इस HTTP रिक्वेस्ट को भी समझेगा, HTTPS को भी समझेगा और वेब सॉकेट्स को भी समझेगा। तो ऐसे हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, लेट्स से हमें कोई रूम ज्वाइन करना है तो हम उसकी बॉडी में ये सेंड कर देंगे। पहले क्या हो रहा था कि हम हमारा L4 लोड बैलेंसर ये बॉडी में क्या जा रहा है, रिक्वेस्ट का पाथ क्या है, तो वो ये सब कुछ नहीं समझ रहा था। लेकिन L7 लोड बैलेंसर इज़ स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द पाथ, द बॉडी। तो
ये होता है हमारे L7 लोड बैलेंसर में। अब क्या होगा कि लेट्स से हमारे पास एक यूज़र है और एक हमारा यूज़र है, वो लेट्स से अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहता है। तो हमारे पास ऐसे मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होंगी। हमारे पास एक चैट की सर्विस हो सकती है और उसके हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, लेट्स से चैट 1 एंड चैट 2। हमारे पास यूज़र सर्विस हो सकती है और इस यूज़र सर्विस के हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, लेट्स से यूज़र 1 एंड यूज़र 2। तो ये हमारे पास ऐसे डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं। अब यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, बेसिकली वो एक API एंड पॉइंट ट्रिगर करेगा, लेट्स से /API/v1 अपडेट प्रोफाइल, ऐसा कुछ एक API एंड पॉइंट वो ट्रिगर करेगा। तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट को, यूज़र की रिक्वेस्ट को कहाँ राउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक लोड बैलेंसर 7 है। तो ये लोड बैलेंसर 7 हमने देखा L7 को कि लोड बैलेंसर L7 जो है वो इस API रिक्वेस्ट को समझ सकता है, HTTP रिक्वेस्ट को समझ सकता है, HTTP रिक्वेस्ट के पाथ को समझ सकता है कि ये पाथ हमें कहाँ ले जा रहा है, ये हेडर्स को समझ सकता है, ये कुकीज़ को समझ सकता है। तो ऐसे ये बेसिकली रिक्वेस्ट को समझ सकता है। तो जैसे ही इस लोड बैलेंसर 7 को रिक्वेस्ट मिलेगी, वो समझ जाएगा कि ठीक है, आई हैव टू इन्वोक वन ऑफ द यूज़र सर्विस इंस्टेंसेस। अब हमारे पास यहाँ पे 2 यूज़र सर्विस के इंस्टेंस है, तो वो चेक कर लेगा कि कौन सा अवेलेबल है थ्रू सर्विस डिस्कवरी। तो वो चेक कर लेगा कि अच्छा ठीक है, यूज़र 2 इंस्टेंस है, ये लेट्स से अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल है और ये वाला लेट्स से अभी डाउन है, या हम कह सकते हैं ऑलरेडी ट्रैफिक ले रहा है। तो ये L7 लोड बैलेंसर यूज़र की रिक्वेस्ट को राउट कर देगा टू दिस माइक्रो सर्विस इंस्टेंस। तो ये होता है हमारा L7 लोड बैलेंसर। दोनों में हमने डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं हम कुछ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स को। तो हमारे पास लोड बैलेंसिंग की 2 एल्गोरिदम्स होती हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास स्टैटिक एल्गोरिदम। अब इस स्टैटिक एल्गोरिदम में हमारे पास आ जाती है राउंड रॉबिन, हमारे पास राउंड रॉबिन आ जाती है, हमारे पास आ जाती है वेटेड राउंड रॉबिन, हमारे पास यहाँ आ गई वेटेड राउंड रॉबिन, और एक हम डिस्कस कर सकते हैं IP हैश। तो ये हमारी कुछ लोड बैलेंसिंग की स्टैटिक एल्गोरिदम्स हैं। और डायनेमिक एल्गोरिदम्स में हमारे पास आ जाती है लीस्ट कनेक्शन, हमारे पास आ जाती है वेटेड लीस्ट कनेक्शन, हमारे पास आ जाती है एक और डायनेमिक एल्गोरिदम वेटेड लीस्ट कनेक्शन, और एक हमारे पास आ जाती है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो ये कुछ हमारी लोड बैलेंसिंग की एल्गोरिदम्स हैं। हमारे पास स्टैटिक एल्गोरिदम्स भी हैं, हमारे पास डायनेमिक एल्गोरिदम्स भी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ दी स्टैटिक एल्गोरिदम्स। तो सबसे पहले आती है हमारे पास राउंड रॉबिन। तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमारे पास डिफरेंट यूज़र्स हैं, लेट्स से ये U1 यूज़र हो गया, ये हमारे पास U2 यूज़र हो गया, हमारे पास ऐसे ही और 2 और यूज़र हैं, लेट्स से U3 एंड U4। तो अब क्या होगा कि हमारे पास लेट्स से एक चैट सर्विस है, चैटिंग एप्लीकेशन है बेसिकली। तो उस चैट सर्विस के हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास इस चैट सर्विस के 2 इंस्टेंसेस हैं, चैट 1 एंड चैट 2। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा लोड बैलेंसर। तो अब ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इन यूज़र्स की रिक्वेस्ट को लेगा, लेट्स से ये यूज़र की रिक्वेस्ट को लेगा, यूज़र 2 की रिक्वेस्ट को लेगा, यूज़र 3 की रिक्वेस्ट को लेगा एंड यूज़र 4 की रिक्वेस्ट को लेगा। तो अब ये कैसे डिसाइड करेगा कि यूज़र की रिक्वेस्ट को, कौन से यूज़र की रिक्वेस्ट को कहाँ राउट करना है या कहाँ पे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रैफिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हमारी फर्स्ट एल्गोरिदम है विच इज़ राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन में क्या होगा, लेट्स से कि इस यूज़र 1 की रिक्वेस्ट को हमने नाम दे दिया फर्स्ट रिक्वेस्ट, सेकेंड,
थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ रिक्वेस्ट। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है, लोड बैलेंसर फर्स्ट यूज़र की रिक्वेस्ट को लेट्स से इसने इस इंस्टेंस पे राउट कर दिया चैट 1 पे, जो सेकेंड रिक्वेस्ट आई उसको यहाँ राउट कर दिया, फिर जो थर्ड रिक्वेस्ट आई उसको यहाँ राउट कर दिया, फोर्थ रिक्वेस्ट आई उसको यहाँ राउट कर दिया। अब लेट्स से कोई दो और नई रिक्वेस्ट आती है, लेट्स से फिफ्थ और सिक्स्थ, तो ये फिफ्थ को इसने यहाँ राउट कर दिया और सिक्स्थ को यहाँ राउट कर दिया। तो बेसिकली ये जो हमारी एल्गोरिदम है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, ये इक्वली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एक यूज़र की रिक्वेस्ट को इस इंस्टेंस पे, दूसरे यूज़र की रिक्वेस्ट को इस इंस्टेंस पे, ऐसे करके ये इक्वली ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि लेट्स से ये जो हमारी चैट सर्विस थी, बेसिकली ये हमारी जो चैट सर्विस है ये एक दूसरे सर्वर पे है और ये भी एक दूसरे सर्वर पे है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि लेट्स से ये वाला जो हमारा सर्वर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें हमने मल्टीपल CPUs यूज़ किया, हमने इसमें मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ की। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारा जो सर्वर है ये बहुत पावरफुल सर्वर है और ये वाला जो सर्वर है ये उतना पावरफुल नहीं है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये सर्वर जो है इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा है, इसमें हमने ज़्यादा CPU यूज़ किए, ज़्यादा हमने मेमोरी यूज़ की, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, राइट। लेकिन हम राउंड रॉबिन में क्या कर रहे हैं, हम ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम एक यहाँ भेज रहे हैं, एक हम यहाँ भेज रहे हैं, फिर हम यहाँ भेज रहे हैं, फिर यहाँ भेज रहे हैं, ऐसे हम ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब जब हमारे ये वाले सर्वर की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम इसकी कैपेसिटी को सही से यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी इस सर्वर की कैपेसिटी वेस्ट हो जा रही है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है लेट्स से 100 रिक्वेस्ट को हैंडल करने की, लेकिन हम सिर्फ 5 यहाँ कर दे रहे हैं और 5 यहाँ कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम इस वाले सर्वर को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है हमारे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में। अब इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा वेटेड राउंड रॉबिन, वेटेड राउंड रॉबिन। तो अब वेटेड राउंड रॉबिन में क्या होता है, अगेन लेट्स से सेम एग्जांपल, हमारे पास 4 यूज़र्स हैं, एक हमारे पास U1 है, U2 है, हमारे पास U3 है और एक हमारे पास यूज़र 4 है। अब ये हमारे पास 4 यूज़र्स हैं और हमारे पास सेम 2 चैट सर्विस के इंस्टेंस हैं, एक हमारे पास चैट 1 है और एक चैट 2 है। अब वेटेड राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हम इन सर्वर्स को हम कुछ वेट असाइन कर देते हैं। लेट्स से इसको हमने वेट असाइन कर दिया, इसको हमने वेट असाइन कर दिया 3, इसको हमने वेट असाइन कर दिया 3 और इसको हमने वेट असाइन कर दिया 1, लेट्स से 1 वेट असाइन कर दिया। तो अब ये कैसे काम करेगा, अब रिक्वेस्ट कैसे आएंगी, लेट्स से इस यूज़र ने रिक्वेस्ट की, इस यूज़र ने रिक्वेस्ट की, इसने रिक्वेस्ट की और ये U4 ने रिक्वेस्ट की। तो अब क्या हो गया कि इस चैट सर्विस को हमने क्या किया, हमने वेट असाइन कर दिया 3, वेट या हम इसे कह सकते हैं इसकी कैपेसिटी हमने डिफ़ाइन कर दी 3। तो क्या होगा कि फर्स्ट 3 रिक्वेस्ट जो हैं हमारी, अब वो जाएंगी इस चैट सर्विस 1 के पास, लेट्स से फर्स्ट रिक्वेस्ट, सेकेंड रिक्वेस्ट और थर्ड रिक्वेस्ट। उसके बाद जो फोर्थ रिक्वेस्ट होगी वो हमारी जाएगी इस चैट सर्विस 2 के पास। तो ये हमारी फोर्थ रिक्वेस्ट यहाँ गई। अब लेट्स से फिर से कोई नई 4 रिक्वेस्ट आती हैं, लेट्स से 5th रिक्वेस्ट, 6th, 7th एंड 8th रिक्वेस्ट। तो अब क्या होगा, 5th, 6th और 7th रिक्वेस्ट जो होगी वो जाएगी इस चैट सर्विस 1 के पास और 8th रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी इस चैट सर्विस 2 के पास। तो ये होता है हमारा वेटेड राउंड रॉबिन। और अब हमने इसमें राउंड रॉबिन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। राउंड रॉबिन में क्या हो रहा था, हम जो हमारा स्ट्रॉन्ग सर्वर या पावरफुल सर्वर है हम उसकी कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसमें हमने वेट असाइन करके हमारे स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर को या पावरफुल कंप्यूटर को वेट असाइन करके, ज़्यादा वेट असाइन करके राउंड रॉबिन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम
वेटेड राउंड रॉबिन में भी आती है। लेट्स से कि ये हमारे पास 4 रिक्वेस्ट आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रिक्वेस्ट। तो अब ऐसा हो सकता है कि लेट्स से ये वाली जो रिक्वेस्ट थी ये सिर्फ 10 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जा रही है, ये भी 10 मिली सेकेंड में, ये भी 10 मिली सेकेंड में। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिक्वेस्ट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिक्वेस्ट मिला के टोटल 30 मिली सेकेंड में ये एग्जीक्यूट हो जा रही हैं। लेकिन लेट्स से कि जो हमारी फोर्थ रिक्वेस्ट थी वो अकेले ही 10 सेकेंड ले रही है, 10 सेकेंड ले रही है। और अभी ये वाली हमारी रिक्वेस्ट किसके पास गई थी? जो हमारा कम पावरफुल कंप्यूटर है, कम पावरफुल सिस्टम है, ये रिक्वेस्ट उसके पास गई थी, चैट 2 के पास। और ये वाली कहाँ पे गई थी? हमारी स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर के पास गई थी, स्ट्रॉन्ग सर्वर के पास गई थी, विच इज़ आवर चैट 1। तो अब हम इसमें भी देख सकते हैं कि हम इस वाले पे, क्योंकि ये 10 सेकेंड ले रही है, फिर लेट्स से कि एक 8th रिक्वेस्ट आ गई हमारी, वो भी 10 सेकेंड ले रही है, तो हम देख सकते हैं कि इस पे, इस जो हमारा जो कम पावरफुल कंप्यूटर है उस पर फिर से हमारा लोड बढ़ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है हमारे वेटेड राउंड रॉबिन में। तो ये थी हमारी सेकेंड एल्गोरिदम, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम। अब जो हमारी थर्ड लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम है वो है आईपी हैश, आईपी हैश। तो अब आईपी हैश में क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास सेम एग्जांपल हम लेते हैं सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमारे पास 4 यूज़र हैं, हमारे पास U1 है, U2, U3 एंड वी हैव U4। अब ये 4 यूज़र्स हैं और ये चारों यूज़र्स एक चैटिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली वो या तो मोबाइल से यूज़ कर रहे होंगे या लैपटॉप से। तो उस मोबाइल या लैपटॉप का, डिवाइस का एक अपना आईपी एड्रेस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे चारों यूज़र्स हैं, इनके जो डिवाइस हैं, या बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे जो क्लाइंट हैं, इनके अपने अपने आईपी एड्रेसेस होंगे, राइट। ये रिक्वेस्ट जाएगी लोड बैलेंसर के पास। अब लोड बैलेंसिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक हैश फंक्शन को इनके आईपी एड्रेसेस देंगे, चारों क्लाइंट के या चारों यूज़र्स के जो डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस देंगे। और ये हैश फंक्शन क्या करेगा कि एक हैश वैल्यू निकालेगा उससे। दिस हैश वैल्यू कैन बी एनीथिंग, लेट्स से 1 2 3 4। तो ऐसे एक हमारे पास हैश वैल्यू मिल जाएंगी। अब सेम हमारे पास चैट सर्विस 1 है, हमारे पास चैट सर्विस 2 है, चैट सर्विस 1 है और चैट सर्विस 2 है। तो क्या होगा कि हमारे हैश वैल्यू के अकॉर्डिंग हम रिक्वेस्ट को राउट कर देंगे टू करेक्ट माइक्रो सर्विस इंस्टेंस। लेट्स से हैश वैल्यू यदि हमारी 1 आ रही है तो हम सारी रिक्वेस्ट को राउट करेंगे इसमें। हमारे पास यदि हैश वैल्यू आ रही है 2 तो हम रिक्वेस्ट को राउट करेंगे इस वाले इंस्टेंस पे। तो ऐसे करके हम डिपेंड्स ऑन हैश वैल्यू हम यूज़र्स की रिक्वेस्ट को राउट करेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि यदि लेट्स से हमने लोड बैलेंसर के पहले एक प्रॉक्सी कन्फिगर किया, लेट्स से हमने यहाँ पे एक प्रॉक्सी कन्फिगर किया, ये हमारा एक प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो लेट्स से एक हमारा यहाँ पे प्रॉक्सी है। अब इस प्रॉक्सी सर्वर का एक अपना आईपी एड्रेस होगा, राइट। तो अब यदि हमने इस लोड बैलेंसर और यूज़र्स के क्लाइंट के बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर लगा दिया तो इस लोड बैलेंसर को ऐसा लगेगा कि सारी रिक्वेस्ट जो है वो एक ही सोर्स से आ रही हैं, राइट, इस प्रॉक्सी सर्वर से आ रही हैं। तो अब इस केस में हमारे यूज़र्स, तो ये 4 यूज़र्स या चारों क्लाइंट तो अलग अलग थे, लेकिन लोड बैलेंसर को लगेगा कि ये जो सारी रिक्वेस्ट हैं ये आ रही हैं केवल एक सर्वर से, प्रॉक्सी सर्वर से, केवल एक सोर्स से। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी हैश वैल्यू हमेशा सेम आएगी। जब हम हैश फंक्शन को आईपी एड्रेस देंगे तो हमारी हैश वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो हमेशा हैश वैल्यू सेम आएगी, तो हमारा लेट्स से हैश वैल्यू हमारी 1 आ रही है। तो इस केस में ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, हर रिक्वेस्ट को सिर्फ इस इंस्टेंस पे ही राउट करेगा, हर रिक्वेस्ट को सिर्फ इस इंस्टेंस पे ही राउट करेगा। तो ये होती है हमारी थर्ड एल्गोरिदम, थर्ड लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम। और ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे स्टैटिक एल्गोरिदम्स, हमने जिसमें राउंड रॉबिन कवर किया, हमने वेटेड राउंड रॉबिन देखा और हमने आईपी हैश देखा। अब जो हमारी नेक्स्ट एल्गोरिदम्स हैं
वो हैं डायनेमिक एल्गोरिदम्स, जिसमें आती है हमारी लीस्ट कनेक्शन, वेटेड लीस्ट कनेक्शन, और एक हमारी आती है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो जो हमारी पहली डायनेमिक एल्गोरिदम है वो है लीस्ट कनेक्शन। तो लीस्ट कनेक्शन में हमारे पास क्या होगा, लेट्स से सेम एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। लेट्स से हमारे पास 4 डिफरेंट यूज़र्स हैं, U1, U2, U3, U4, एंड हमारे पास 2 चैट सर्विसेज के इंस्टेंस हैं, चैट सर्विस 1 एंड चैट सर्विस 2। तो अब इसमें लीस्ट कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि लेट्स से ये जो हमारा यूज़र 1 है और जो यूज़र 2 है, ये ऑलरेडी इस चैट सर्विस 1 से, चैट सर्विस 1 इंस्टेंस से कनेक्टेड है। बेसिकली इनका TCP कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो ये जो हमारे यूज़र 1 और यूज़र 2 है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, या ऑलरेडी इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है इस चैट सर्विस 1 से। और ये जो हमारा यूज़र 3 है, इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है इस चैट सर्विस से। तो अब जो नई रिक्वेस्ट आएगी, लेट्स से ये यूज़र 4 आता है और इसकी रिक्वेस्ट आती है, लेट्स से 4, उसकी ID 4 है, ये रिक्वेस्ट आती है। तो अब ये जो रिक्वेस्ट है ये जाएगी उस सर्विस के पास, उस सर्वर के पास जिसके पास सबसे कम कनेक्शंस हैं। तो इस केस में इस चैट सर्विस 1 के पास 2 कनेक्शंस हैं, और ये जो चैट सर्विस 2 है इसके पास सिर्फ 1 कनेक्शन है। तो जैसा कि नाम से हमें समझ आता है कि लीस्ट कनेक्शन, तो जो न्यू रिक्वेस्ट जाएगी वो उस सर्विस के या उस सर्वर के पास जाएगी, उस इंस्टेंस के पास जाएगी जिसके पास कम कनेक्शन है। तो इस केस में चैट सर्विस 2 के पास कम कनेक्शन है, तो ये रिक्वेस्ट जो होगी ये जाएगी इसके पास। तो अब इसके एक्टिव कनेक्शन हो जाएंगे 2। तो ये होता है हमारा लीस्ट कनेक्शन। अब हमारी जो चैट सर्विस का फर्स्ट इंस्टेंस है उससे हमारे 2 यूज़र्स कनेक्टेड हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, और जो हमारा चैट सर्विस का सेकेंड इंस्टेंस है उससे हमारे 2 यूज़र्स कनेक्टेड हैं, U3 एंड U4। तो अब हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये यूज़र्स हैं, इनका डिफरेंट इंस्टेंसेस से, चैट सर्विस के डिफरेंट इंस्टेंसेस से TCP कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया है। पर क्या TCP कनेक्शन स्टैब्लिश होने का ये मतलब है कि ट्रैफिक भी राउट होने लगा है? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि कनेक्शन तो स्टैब्लिश हो गया है लेकिन अभी रिक्वेस्ट नहीं जा रही हैं। तो लेट्स से कि ये जो यूज़र 1 है ये कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहा है और ये यूज़र 2 भी कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहा है। लेट्स से इसने रिक्वेस्ट की फर्स्ट, फिर इसने की, फिर इसने थर्ड की, इसने फोर्थ रिक्वेस्ट की। तो अब ये सारी रिक्वेस्ट कहाँ जाएंगी? ये सारी रिक्वेस्ट जाएंगी इस इंस्टेंस के पास। फर्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी, सेकेंड जाएगी, थर्ड जाएगी, फोर्थ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यूज़र 1 और यूज़र 2 इस चैट सर्विस 1 इंस्टेंस से, इस सर्वर से कनेक्टेड हैं। तो ये सारी रिक्वेस्ट गई यहाँ पे। अब TCP कनेक्शन तो इसका भी इस्टेब्लिश्ड था लेकिन यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं आया। तो यदि हमारे पास ये दोनों सर्वर की कैपेसिटी सेम है तो ठीक है, लेकिन यदि लेट्स से कि दोनों सर्वर की कैपेसिटी में डिफरेंस है, लेट्स से ये हमारा बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, या हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारा पावरफुल कंप्यूटर है और ये वाला जो हमारा है वो वीक कंप्यूटर है, हम कह सकते हैं। तो इस केस में अब देखो कि हमारे वीक वाले कंप्यूटर पे, वीक सर्वर पे ट्रैफिक जा रहा है, रिक्वेस्ट राउट हो रही है, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर है, पावरफुल सर्वर है, वहाँ पे हमारी अभी एक भी रिक्वेस्ट नहीं आई। तो ये एक प्रॉब्लम आती है लीस्ट कनेक्शंस में, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वेटेड लीस्ट कनेक्शन। तो जैसे हमने वेटेड राउंड रॉबिन में हमारे सर्वर को वेट असाइन कर दिया था, यहाँ भी हमने हमारे सर्वर को वेट असाइन कर दिया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, वेटेड लीस्ट कनेक्शन में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रेशियो ऑफ एक्टिव कनेक्शंस टू वेट। तो लेट्स से कि हमारे इस सिस्टम में ये जो यूज़र 1 है और ये जो यूज़र 2 है, इसका TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो चुका है इस सर्वर से। ओके, तो इसके एक्टिव कनेक्शंस हो गए, इस सर्वर के एक्टिव कनेक्शंस हो गए 2, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ एक्टिव कनेक्शंस टू वेट। तो हमारे एक्टिव कनेक्शंस हैं 2 और वेट है 10। तो ये हो गया हमारा
0.1, राइट, 0.2। सिमिलरली अब हम यहाँ पे हमारे एक्टिव कनेक्शन केवल एक ही है, केवल ये U3 एक्टिव कनेक्शन है, तो हम यहाँ पे भी वेट कैलकुलेट कर लेंगे, बेसिकली रेशियो एक्टिव कनेक्शंस और वेट का, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो इसके बाद ये रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि सर्वर विद लेस रेशियो विल गेट द रिक्वेस्ट, तो इसमें हमारे पास जो रेशियो आया, जो सबसे कम रेशियो था वो ये था 0.2 वाला, यहाँ पे रेशियो आया 1। तो हम क्या करेंगे कि हम रिक्वेस्ट को उस सर्वर पे राउट करेंगे जहाँ पे रेशियो कम आया। तो हमारा रेशियो इस सर्वर के लिए कम आया, तो हम रिक्वेस्ट को, लेट्स से ये कोई नई रिक्वेस्ट आई थी, लेट्स से रिक्वेस्ट 4th इस U4 की, तो हम इस रिक्वेस्ट को राउट कर देंगे इस वाले सर्वर पे। तो अब हमने देखा कि हमने हमारा ये वाला जैसे पावरफुल कंप्यूटर था, पावरफुल सर्वर था, ये वाला हमारा पावरफुल सर्वर था, तो अब हम देख सकते हैं कि हमने इसमें एक और एक्टिव कनेक्शन बढ़ा दिया U4, बट स्टिल इट हैज़ कैपेबिलिटी टू हैंडल मोर रिक्वेस्ट। तो अब हमने यहाँ पे कैपेसिटी को भी यूज़ किया, सर्वर की कैपेसिटी को, तो ये होता है हमारा सेकेंड डायनेमिक एल्गोरिदम, सेकेंड डायनेमिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम। अब जो हमारी नेक्स्ट आती है एल्गोरिदम वो है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो इस लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम में सबसे पहले हम TTFB टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ये TTFB टाइम इज़ नथिंग बट टाइम टू फर्स्ट बाइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि टाइम इंटरवल बिटवीन सेंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। लेट्स से ये यूज़र ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, लेट्स से इसने बोला कि मुझे M1 मैसेज सेंड करना है यूज़र 2 को, राइट। तो ये रिक्वेस्ट गई इस चैट सर्विस 1 के पास, तो ये चैट सर्विस 1 इसे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि ठीक है, आई विल सेंड योर रिक्वेस्ट। उसके बाद ये चैट सर्विस 1 यूज़र 2 को ये M1 मैसेज भेज देगा, और फिर ये चैट सर्विस इसे वापस से एक्नॉलेज करेगा कि ठीक है, मैंने तुम्हारे मैसेज को भेज दिया है यूज़र 2 को। तो बेसिकली ये उसका हो जाएगा रिस्पॉन्स। तो इस रिक्वेस्ट को सेंड होने में और रिस्पॉन्स के आने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोल देते हैं TTFB टाइम, टाइम टू फर्स्ट बाइट। तो लेट्स से कि ये वाले सर्वर का हमारा TTFB टाइम है 3 मिलीसेकेंड, इसका 2 और इसका 1। तो हम सबसे पहले TTFB टाइम कैलकुलेट करेंगे हर सर्वर का, उसके बाद हम ऐसा सर्वर पिक करेंगे जिसके लिए इसकी वैल्यू सबसे कम आए, राइट। तो अब देखते हैं हम कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले सर्वर 1 के लिए देखते हैं। तो सर्वर 1 के लिए एक्टिव कनेक्शंस हैं 2 और TTFB टाइम है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6। सिमिलरली इसके लिए हम कैलकुलेट करें सर्वर 2 के लिए, तो TTFB टाइम है 2 और एक्टिव कनेक्शन से 0, तो 0 × 2, तो ये हो जाएगा 0। अब हम सर्वर 3 के लिए कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4 एक्टिव कनेक्शंस × 1 TTFB टाइम, तो दैट वुड बी 4। तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि हम सबसे कम वाला सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास एक है 6, एक है 0 और एक है 4। तो अब हम सबसे कम वाला सिलेक्ट करेंगे, ये वाला। तो ये कौन सा है हमारा सर्वर 2। तो हम क्या करेंगे, जो नई रिक्वेस्ट आ रही है, लेट्स से इस यूज़र 4 की रिक्वेस्ट आ रही है, तो अब हम इस रिक्वेस्ट को राउट करेंगे या ट्रैफिक को राउट करेंगे इस वाले सर्वर पे। तो अब इसके एक्टिव कनेक्शंस बढ़ के क्या हो जाएंगे 1। अब इसके लिए हमारा अभी भी ये 6 आ रहा है, ये हमारा 6 आ रहा है, इसके लिए हमारा 4 स्टिल सेम रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे चैट सर्विस 2 या सर्वर 2 के लिए ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ एक्टिव कनेक्शन 0 की जगह 1 हो गया, तो यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2। स्टिल इस केस में भी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस केस में भी हम इसे ही कंसीडर करेंगे और हम नई रिक्वेस्ट को, लेट्स से थर्ड रिक्वेस्ट को, जो नई रिक्वेस्ट आई है उसे भी हम इसमें राउट कर देंगे, इस सर्वर में राउट कर देंगे। तो ऐसे हमारा ये लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम एल्गोरिदम काम करता है। ये सारी तीनों हमने
डायनेमिक एल्गोरिदम्स भी डिस्कस कर ली। और हाँ, एक चीज़ और इस लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम के बारे में कि यदि लेट्स से क्लैश होता है दो डिफरेंट सर्वर्स के बीच में, लेट्स से दोनों में 4-4 आया, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे कि हम राउंड रॉबिन का यूज़ कर लेंगे। तो यदि हमारे दो सर्वर के बीच में क्लैश होता है तो फिर हम राउंड रॉबिन का यूज़ कर लेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर 3, जिसमें हमने देखा लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसिंग के डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमने L4 लोड बैलेंसर देखा, हमने L7 लोड बैलेंसर देखा, और फिर हमने देखा कुछ लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स, जिसमें हमने स्टैटिक एल्गोरिदम भी डिस्कस की, हमने डायनेमिक एल्गोरिदम्स भी डिस्कस की। स्टैटिक एल्गोरिदम में हमने राउंड रॉबिन, वेटेड राउंड रॉबिन देखे और इनके क्या डिसएडवांटेजेस थे वो देखे, हमने आईपी हैश देखा। फिर हमने स्विच किया डायनेमिक एल्गोरिदम्स की तरफ, जिसमें हमने देखा लीस्ट कनेक्शन, वेटेड लीस्ट कनेक्शन, और हमने एक और देखा लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो yes, this is all for this lecture 3. I hope you enjoyed this lecture. So yeah, this is all for this video. We'll see you in the next video. So till then, bye bye, show some love, thanks.